वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी डेट 2 तारीख हो गई है। आप सभी को पता है कि हमारा अगला साल स्टार्ट हो चुका है और अगले साल के 1 जनवरी के करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और जिन बच्चों ने वो करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं, जाके देखो और अपना पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लो, क्योंकि जितना जितना पढ़ते जाओगे आज की 1 तारीख से ही उतने उतने अच्छे से नोट्स बना पाओगे। आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाने के लिए ये बोलो बहुत जरूरी है कि आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो अप करो, ठीक है। अब जैसे 2 जनवरी के करंट अफेयर्स है, मैं यहाँ पर अब स्टार्ट करवा रही हूँ आपको, ठीक है। अब ये है हमारा चैनल टेलीग्राम का और ये है हमारा ग्रुप का लिंक। अगर आपको किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसको ग्रुप से ज्वाइन होना है और उसको पीडीएफ चाहिए, तो हमारे नंबर्स हैं आपके सामने स्क्रीन में। उन नंबर्स पे कॉल करो और अपनी पीडीएफ को आराम से ले लो जो भी आपको चाहिए। उसके अलावा आपको ये है टेलीग्राम का चैनल, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये है आज के हमारे इंपॉर्टेंट 4 आर्टिकल। पढ़िए भाई सारे के सारे आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल हम लोगों का है मुडियेट्टू, फिर 60 और 40 की कन्नड़ इंग्लिश रेशो, और फिर केस है 8 एक्स नेवल पर्सनल जो अरेस्ट किए गए हैं उनका। और उसके बाद फिर इंडियन माइग्रेशन डिलेमा। तो इस तरीके से हमारे आर्टिकल्स हैं, कंप्लीट करते हैं इनको। सबसे पहले है फर्स्ट, स्टार्ट करते हैं मुडियेट्टू से। क्यों अभी ये न्यूज में चल रहा है? क्योंकि एक ट्रेडिशनल टेम्पल रिचुअल है मुडियेट्टू। अभी हाल फिलहाल में वो न्यूज में था क्योंकि वो परफॉर्मेंस जो की जाती है वो केरला का, मुडियेट्टू कहाँ का परफॉर्मेंस है? केरला का। केरला की जो भी वहाँ का आर्ट है, कल्चर है, उसको हाईलाइट करने में इसका काफी बड़ा योगदान है। इसके लिए यहाँ पर इसको जो है ये एक बोली जाती है, अभी परफॉर्म किया गया था इसलिए। तो अभी आपको क्या पढ़ना है इसमें? ये यूनेस्को ने इंटैंजिबल हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। और साथ ही साथ आपको ये जो है इवेंट, ये रहा ना, आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि गरबा जो है उसको ऐड किया गया है, तो गरबा जो है ही एडेड ऑलरेडी। उसके साथ साथ ये भी है, मुडियेट्टू केरला की एक ट्रेडिशनल रिचुअल थिएटर है जिसमें हमारी देवी काली और साथ ही साथ राक्षस दारिका के बीच के युद्ध की एक कथा दिखाई जाती है जिसे भद्रकाली भगवावती के नाम से भी जाना जाता है। ये भद्रकाली के मंदिरों में परफॉर्म की जाती है। हमारी माँ देवी को यहाँ पर फेब्रवरी और मई के बीच में इसको अच्छे से बहुत परफॉर्म किया जाता है। 2010 में भी इसको जो है यूनेस्को ने अपनी इंटैंजिबल लिस्ट, इंटैंजिबल मैंने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है, अमूर्त जो है उस रूप में इसको बोला जाता है। कुडियाट्टम के बाद ये सेकंड बनी है केरला की। काली और दारिका का यहाँ पर जो एक पूरी कथा है। दारिका एक ऐसा राक्षस था जिसने ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त किया था कि हिंदू पौराणिक कथा के 14 लोकों में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति से वो पराजित हो ही नहीं सकता। जिसकी वजह से जो दारिका राक्षस थे वो बहुत जबरदस्त यहाँ पे शक्तिशाली और अहंकारी बन गए थे। और इसी की वजह से राक्षस दारिका ने देवताओं के राजा इंद्र को भी पराजित कर दिया था और विश्व में विजय प्राप्त कर ली थी। और इसी के जब दारिया के अत्याचार इतने बढ़ते गए तो यहाँ पर जो नारद है, नारायण नारायण, वो वहां पे पहुंचे शिव जी के पास कि भाई आप करो, यहाँ पे करो, रोकने का उसको अनुरोध किया। तो यहाँ पर शिव जी, भगवान शिव ने ये घोषणा कर दी कि भगवान ब्रह्मा के वरदान को निष्प्रभावी कर दिया और राक्षस दारिका की हत्या देवी काली द्वारा की जाएगी, क्योंकि वह एक महिला है और उन्हें 14 लोगों के व्यक्तियों में गिना नहीं जा सकता है। तो ये थी इसके पीछे की एक कहानी जो आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पर केरला के थिस्सूर, एर्नाकुलम, कोट्याट्टम, इडुक्की सब जगह परफॉर्म किया जाता है भगवत कावूस के नाम से, जो कि काली का मंदिर है वहां पर। वो ये जो गांव बने हुए हैं,
चलाकी उडुकी पूजा, ये पेरियार और मोटवा पूजा जो नदियां हैं उसके किनारे बने हुए हैं। कोई बहुत बड़ी रिहर्सल्स नहीं होती, नेचुरल तरीके से यहाँ पे दिखाया जाता है। 16 पर्सन्स रहते हैं जिसमें काफी सारे लोग रहते हैं, आर्टिस्ट, वोकलिस्ट, ये सब रहते हैं। तो इस तरीके से एक काफी बड़ा आर्ट फेस्टिवल है जिसका नाम है मुडिये 2। ठीक है भाई, आप लोगों को ये चीज एकदम से दिमाग में फिक्स कर लेने की, एक थिएटर के तरीके से परफॉर्म किया जाता है। दो लोगों के बीच में ये पूरी जो है वो दिखाई जाती है। 2010 में इसको ऐड किया गया था, ये भी पूछा जाता है 2010 में। नदियां कौन सी हैं जहाँ पे किया जाता है, वो नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो इतना इतना हम लोगों को भी दिमाग में रखना है, उसके लिए एग्जाम में प्रिपरेशन रखनी है कि हम लोगों को ऐसे ऐसे लर्न करते चलना है। अगला आता है भाई यहाँ पर कि साइन बोर्ड पर जो है कर्नाटका में बोला गया है कि कन्नड़ भाषा का उपयोग किया जाएगा। उसी की वजह से यहाँ पर पूरा एक तोड़फोड़ किया है, ऑर्डिनेंस लागू किया जा रहा है जिसमें ये बोला जा रहा है कि भाई जो कर्नाटका की पूरी स्टेट है वहां पर जितने भी शॉप्स हैं, बाहर होर्डिंग्स लगी होती हैं, बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वहां पर जो है गवर्नमेंट को 60% यहाँ पर जो है वो क्या होनी चाहिए, कन्नड़, और 40% बची हुई लैंग्वेज, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, या और कोई लैंग्वेज जो भी उस स्टेट की पॉपुलर है। ठीक है, और इसी के लिए यहाँ पर कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने बोला था कि कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम के तहत साइन बोर्ड पर कन्नड़ भाषा जो है अनिवार्य की जाएगी। और ये साइन बोर्ड 2018 का ये एक सर्कुलर है गवर्नमेंट का। लेकिन ये जो नया लॉ आया है 2022 का, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। सरकार ने बोला था कि ऐसे करेंगे पर ये चीज हुई नहीं है। और ऑर्डिनेंस भी सरकार अब इसके लिए ला रही है, जो लॉ ऑलरेडी पास हो गया उसमें चेंजेस नहीं करके सरकार एक नया लॉ लेके आ रही है कन्नड़ इंग्लिश रेशो का, जिसमें इस तरीके से किया जाएगा। 28 फरवरी से ये लागू होगा, मतलब जो आगे आने वाला अगला महीना है उसी के हिसाब से पूरे साइन बोर्ड चेंज किए जाएंगे। ठीक है भाई, तो कन्नड़ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट एक्ट 2022 यहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज के लिए आया है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि साइन बोर्ड जो है वहां पर अपनी खुद की कन्नड़ा लैंग्वेज को, जो कर्नाटका की है, वो यहाँ पे प्रमोट की जाएगी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि ये लोकल्स को ज्यादा बेटर प्रोवाइड करेगा। लेकिन इस एक्ट में ना एकदम क्लैरिटी नहीं दी गई है कि कन्नड़ लैंग्वेज कितनी परसेंट यूज की जाएगी। मतलब सिर्फ कन्नड़ यूज की जाएगी, 60-40 की जाएगी, 50-50 की जाएगी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से ये काफी चैलेंजिंग हो गया है। डिबेट्स और प्रोटेस्ट इस पे काफी बढ़ गए हैं। नॉन कन्नड़ स्पीकर्स इस पे काफी बोल रहे हैं कि भाई कन्नड़ को अगर आप इतना प्रमोट करोगे तो नॉन कन्नड़ लोग कहाँ जाएंगे। तो इसका, इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, इंडिया में एक सिंगल लैंग्वेज नहीं है। तो उसी के चलकर यहाँ पर इस तरीके के लॉज रहते हैं। लिंग्विस्टिक लैंडस्केप यहाँ पे इस तरीके का है, हिंदी इंग्लिश का बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है, नॉन कन्नड़ा स्पीकर्स को काफी प्रॉब्लम हो सकती है इससे। तो उसी के रिस्पेक्ट में ये सारा जो है लॉ लेकर के आए गए हैं, क्लियर गाइडलाइंस इसके ऊपर। जरूरत है कि एक बार सरकार ही अपनी तरफ से, चाहे अब तो एक्ट पास हो गया तो एक ऑर्डिनेंस पास करके इसको लागू करवाए, या उस एक्ट में अमेंडमेंट करके उसमें चीजें लेकर के आए। तो ये सब करने की सरकार को ही यहाँ पे जरूरत है, सरकार को एक क्लैरिटी यहाँ पे रखने की जरूरत है। राइट, तो वही था हमारा ये आर्टिकल जो कि आपको लर्न करना है। तीसरा टॉपिक आता है 8 एक्स इंडियन नेवल पर्सन जिनको कतर में अरेस्ट किया। मैंने बताया था ये चीज, देहरा ग्लोबल डिफेंस सर्विसेज कंपनी के ये पर्सन हैं, जिसमें वो पहले इंडिया नेवी में ही काम करते थे। इनको कतर में फांसी की सजा सुनाई गई है। इनको अगस्त 30 2022 को अरेस्ट किया गया था। इनके एग्जैक्ट एलिगेशंस क्या हैं, कि अरेस्ट क्यों किया गया है, इनको क्यों कोर्ट तक ले जाया जा रहा है, क्यों ये सब हो रहा है, इसके अभी भी पब्लिकली ये बताया नहीं गया है कतर की सरकार के द्वारा। तो जितने भी सेलर्स यहाँ पे रहे हैं उनको 26 अक्टूबर 2023 को ये बोला गया था कि उनको जो है वो डेथ पेनल्टी दे दी गई थी उनको। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर आगे चल के और दूसरे कतर के कोर्ट में और जगह फाइल करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई। और इंडियन की जो मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स की, वो यहाँ पर उनकी लीगल टीम और उनके फैमिली मेंबर्स के साथ टच में है, जिससे ये पता चलेगा कि ये पूरे एक्चुअली में माजरा क्या है।
ठीक है। कतर की अगर मैं बात करूं तो इंडिया और कतर के रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। अभी जैसे यूएन का दुबई में समिट हुआ है, यूएई की में एक जगह है, दुबई सिटी है वहां की, वहां पे समिट जो हुआ है 1 दिसंबर को, जो कि COP28 रहा है। तो उसके अलावा भी हमारे पीएम जो है वो कतर के रूलर से मिल के आए हैं, कम्युनिटी अपने इंडियन कम्युनिटी के बारे में डिस्कस किया है। और कतर के जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इस तरीके से ये पूरा एक मैटर चल रहा है जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल रही हैं यहाँ पर काफी ज्यादा। ठीक है। तो ये भी आपको एक छोटे से फैक्ट्स जो है वो पता होने चाहिए, इस तरीके से जो ऐसी चीजें हो रही हैं। अब ये सारी चीजें अगर ऐसे ही चलती रही, और उसमें क्या आगे होगा वो सब भी सरकार यहाँ पर अब आगे बताएगी। अब वही है कि अगर इस तरीके की रिपोर्ट्स बाहर जाती हैं तो थोड़ा सा इंडिया के जो एक रिलेशंस है, जो इंडिया की रेपुटेशन है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो हैम्पर होनी शुरू हो जाती है। राइट। तो ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड भी हमारा हमारा डायस्पोरा, थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं इमेज भी ऊपर भी बात आ जाती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के ऊपर बात आ जाती है, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो कहीं पर हैम्पर हो जाती है। तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। राइट। तो आप ये रीड कर लो, ये पूरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अगर आप रीड भी कर लोगे तब भी आपको काफी बेनिफिट पहुंचाएंगे, बिकॉज रीडिंग से भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के दिमाग में बात को छपना शुरू हो जाता है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोगों के जो है करंट अफेयर्स को अपलोड किया जा चुका है ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको करंट अफेयर्स के उसमें काफी सारी चीजें जो है प्लेसेस एंड न्यूज हो गया और ये सब चीजें काफी सारी अपलोड करी हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो प्लेसेस एंड न्यूज वाला टॉपिक है उसको भी आप लोग कवर अप कर लीजिए, क्योंकि वो भी आपको काफी बेनिफिट देगा। ठीक है। अगला है इंडियन का माइग्रेशन डिलेमा। क्योंकि अभी क्या हुआ है, अभी मैंने आपको बताया भी था एक डंकी रूट मैंने आपको समझाया था। क्योंकि अभी हुआ क्या है कि इंडिया से यूएस जाने वाले जो बच्चे हैं, जो यूएसए में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, वीजा में कुछ चेंजेस आए हैं। उस वीजा के चेंजेस आने की वजह से कई लोग इलीगल तरीके से यूएस को एंटर कर रहे हैं। और इस साल रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है कि इतने सारे लोग एक साथ यूएसए में एंटर हो गए हैं। ठीक है। और कईयों को तो इस चक्कर में फ्रांस के एयरपोर्ट पे एयर डिटेन भी कर लिया गया था, बाद में वो खबर पता चली थी कि गलत है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लान्स में चेंजेस आए हैं, रूरल एरिया से लोग आते हैं। ठीक है। तो ये हाँ, थोड़ा सा वो नेटवर्क इशू हो गया था, वापस से स्टार्ट करते हैं। तो माइग्रेशन जो इतने सारे यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, उनके अटेम्प्ट्स में काफी इंक्रीज देखने को मिला है पहले के कंपैरिजन में। तो हाफ से भी ज्यादा ये अटेम्प्ट्स जो हैं वो इस तरीके से ही देखने को मिल रहे हैं, जिसके रिस्क और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। यूएस से मेक्सिको में एंटर करते हैं। 6 ईयर ओल्ड गर्ल भी यहाँ पर देखने को मिली थी। कोविड-19 के बाद जब से जो बाइडेन पावर में है, तब से माइग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि लोग पहली बात तो अपनी जो है अपनी हार्डशिप्स के लिए, अपनी कठिनाइयों भरी जिंदगी को सहन करने के लिए जो है वो अब वो कह रहे हैं कि हम जोखिम लेने को भी तैयार है, डेस्पिरेशन के तरीके से भी वो जाने को तैयार है। बाकी कुछ ऐसे भी पता चला है कि सिख जो है वो भी यहाँ पर तत्कालिक कारण जो है उस तरीके से भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर कृषि में संकट आया उसका हवाला दे करके बात कही है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जितने भी ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। मैंने आपको बताया था डंकी रूट यहाँ पे अपना रहे हैं लोग, और इस तरीके की फैक्ट जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो ये चीज तो हमारे इंडिया में नहीं होनी चाहिए, इंडिया के लोगों के साथ भी। ठीक है। ये सब चीजें स्टेप्स नहीं होने चाहिए। सो दिस इज आप लोगों को यहाँ पर समझना है, यहाँ पर कि ये जो फैक्ट्स हैं, ये सब जो पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पर बेसिक बेसिक बातें जो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि भाई ये जो जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सब हमें स्टॉप करवाने की जरूरत है। ठीक है।
ये सारी चीजों को स्टॉप करवाने की नीड है, चाहे वो इस तरह की क्राइसिस हो रहे हैं या कैसी भी चीजें हैं। ठीक है भाई। हाँ भाई, अगला ये बड़ा ही जरूरी और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है कर्मयोगी प्रारंभ। कर्मयोगी प्रारंभ जो है, ये एक तरीके का ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है ताकि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को यहाँ पर बेटर बनाया जा सके। ये पूरा रोजगार मेला था, 22 नवंबर को लगा था, कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के नाम से, जिसमें जो सिविल सर्वेंट्स है उनको यहाँ पर गवर्नमेंट में जो है एक तरीके। ओके, सो गवर्नमेंट का काम कैसे होता है, गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है, गवर्नमेंट के स्टेप्स कैसे होने चाहिए, सिविल सर्वेंट्स को किस तरीके से रिक्रूट किया जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पर इस मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के तहत पूरा जो है यहाँ पे सिखाया जाता है। ये पूरा एक ऑनलाइन पोर्टल है, आप इसमें पढ़ सकते हो। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई थी। ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, रोजगार मेला के थ्रू गवर्नमेंट अपॉइंट किए करती है। यहाँ पर काफी सारे कोर्सेज हैं ताकि पॉलिसीज और ट्रांजिशन को बेटर बनाया जा सके। कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल के रूप में इसको स्टार्ट किया गया है। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, एक म्यूजिक फ्रॉग डिस्कवर हुआ है, निधिराना नोआदिहिंग। ये एक तरीके की म्यूजिक फ्रॉग की नई स्पीशीज देखी गई है। ठीक है ना। तो वो ही फ्रॉग की नई स्पीशीज पे क्वेश्चन है, यूपीएससी इस प्रकार से ही सवाल बनाती है, कोई भी नाम दे करके आपसे पूछेगी कि ये स्पीशी ये क्या है, इस टाइप का पूछती है। तो अरुणाचल प्रदेश में देखा है, इसका नाम है म्यूजिक फ्रॉग। वेजिटेशन जितनी भी है उसके बीच में ये मेल फ्रॉग मिला है। सो ये एक तरीके का म्यूजिक फ्रॉग है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कैसी स्पीशीज है, क्या है, आप पढ़ सकते हो, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। निधिराना नोहाइदही एक म्यूजिक फ्रॉग की स्पीशीज है अरुणाचल प्रदेश में, मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे वोकल है, मतलब म्यूजिक है ना, आवाज निकालते हैं। एक अलग से कॉल पैटर्न होता है जिसमें 2 से 3 नोट्स होते हैं। तो एक तरीके से ये लगता है कि कॉलिंग पैटर्न के थ्रू यहाँ पे बुला रही है, तो यूनिक कॉल पैटर्न है। पहले तो कुछ कुछ आवाज सुनाई दी, उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते आवाज कुछ ज्यादा आने लग गई, लाउडली आवाज आने लग गई, जिससे पता चला कि भाई ऐसी कुछ भी है। मतलब वहां पे पहले 3 मेल मिले, फिर 2 फीमेल्स मिली। इस तरीके से ये सारी चीजें जो है मिली हैं, जिनकी बहुत बड़ी बॉडी है, 1.8 इंचेस से लेके 2.3 इंचेस लॉन्ग उनकी बॉडी है। और ये सब कुछ जो है यहाँ पर ये ऑलरेडी स्पीशीज जापान, ताइवान, चाइना, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड में मिल चुकी है, लेकिन इंडिया में ये स्पीशीज पहली बार मिली है, इसलिए इसके बारे में बता रही हूँ मैं। ये अच्छे खासे पैडी फील्ड्स, पॉन्ड्स में रहते हैं और अपने आसपास नेस्ट बना लेते हैं ताकि ये एग्स को ले कर सकें। ठीक है भाई। तो ये भी आप जरा याद रखिएगा, एक ऐसी स्पीशीज है, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। आप इनकी पिक्चर देखेंगे, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के दिखते हैं ये वाले फ्रॉग्स। आज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और आज का मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंसिंग के ऊपर है, कि भाई माइक्रो फाइनेंसिंग अगर हम लेके आते हैं तो विमेन का यहाँ पे क्या रोल रहेगा, और विमेन को इससे हम कैसे बेटर एक एनवायरनमेंट दे सकते हैं, कैसे जो है बेटर कर सकते हैं, उसके बारे में है। माइक्रो फाइनेंसिंग क्या होती है, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना। ठीक है, बैंकिंग और एसोसिएटेड सर्विसेज के साथ स्मॉल बिजनेस आपको स्मॉल लोन्स यहाँ पे मिला करेंगे। ज्यादातर जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोन्स में यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वर्कर्स है, फीमेल्स में है, उनको दिए जाते हैं। पुअर हो गए या जिनको कोविड-19 की वजह से काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, तो वो से कहते हैं हम माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो लोन्स होते हैं, माइक्रो सेविंग्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी उनको कोई बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं दी जाती है। 1 लाख से कम, अब मैं कह रही छोटे मोटे लोन, अभी छोटे मोटे लोन कितने रुपए तक के होते हैं, तो 1 लाख से कम जितने भी यहाँ पर लोन्स होते हैं वो माइक्रो फाइनेंसिंग स्मॉल लोन्स में आते हैं। ठीक है, खूब यहाँ पर इस तरीके के अकाउंट्स बढ़ने शुरू हुए हैं, और इसी की वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसी जो चीजें हैं वो बढ़ने लग गई हैं, ग्रामीण मॉडल बैंक जैसी चीजें होने लग गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंडिया में,
स्मॉल बिजनेसेस और स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। ठीक है, स्मॉल लोन का मतलब ये होता है, हर जगह अलग अलग हो सकता है, इंडिया में 1 लाख से कम चल रहा है। ठीक है, तो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं लोगों के लिए ये, ताकि छोटे मोटे जो लो इनकम सेगमेंट के लोग हैं उनको यहाँ पे एक बेटर प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट जो है वो काफी पुराना है, और ग्रामीण बैंक है जो कि इसको पूरा चलाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक जब चले थे, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने चलाया था उसको, वहां से हम लोगों ने भी सीखा, और इस तरीके से सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें यहाँ पर इस चीज को स्टार्ट करवाया गया। रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये सब जो है। और बाकी ये प्रोवाइड कौन करता है, ये कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, एनजीओज हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती है, जो यहाँ पर लोन्स को ये प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो काफी सारे लोग हैं इस तरीके से जो चला रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक तरीके का फाइनेंस ग्रुप ही है, इसमें फीमेल्स जो हैं वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। लेकिन वही है कि चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा है, लोगों ने काफी अपनी मनी भी लॉस करा है, इसमें केवाईसी का भी इशू होता है, और कई बार ऐसा बोला जाता है कि इनकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्ट करने की जो कॉस्ट है, वो भी कई बार ज्यादा देखने को मिली है। लेकिन इन शॉर्ट ये एक पूरा बेस्ट तरीका ही है लोन को लेने का, और एक तरीके से प्रॉपर लीगली स्टैंडिंग और सारी चीजों को बनाए रखने का काफी एक इम्पोर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है ये पूरे इसमें। ठीक है भाई, तो इसे कहते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। इसमें विमेन को एम्पावर करने का सबसे बड़ा रोल ही यही है कि इसमें विमेन के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए वो एक वो लेके आ सकते हैं, उनके पास एक इंस्टीट्यूट होता है जिससे वो पूरी इस चीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। राइट एवरीवन, तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में, और अपनी डेली की पढ़ाई जारी रखिए, पूरा रेगुलर रहना है सभी बच्चों ने, जो भी पढ़ाई है वो अपनी पूरी की पूरी तरीके से करनी है, मिस आउट कुछ भी नहीं करना है, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए जाना है। ठीक है भाई, कंप्लीट करिए, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।